तो क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, इटली और जर्मनी आखिर बने कैसे थे? क्योंकि जो ये नेशन का आइडिया है, ये हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। लेट 18 सेंचुरी से पहले यूरोप किंग्स और एम्पायर्स के अंडर था और उस समय लोग सिटीजन नहीं प्रजा थे। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। पहली बार पावर मोनार्की से लोगों के हाथ में आ जाती है। सिटीजन के साथ राइट्स का कॉन्सेप्ट भी उभर के आता है। एक नेशनल फ्लैग को रॉयल स्टैंडर्ड से रिप्लेस कर दिया गया। यूनिफॉर्म लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर हिस्ट्री में पहली बार एक नेशन को डिफाइन किया गया उसके लोगों के द्वारा, ना कि उसके राजा के। अब हमारी कहानी में एंट्री एक ऐसे कैरेक्टर की होती है जिसके बारे में आप शायद पहले भी जानते होंगे, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने 1804 में खुद को ही राजा बना लिया। उसने इंट्रोड्यूस किए नए रूल्स जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सिविल कोड, बट एट द सेम टाइम उसने फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और अपने एम्पायर को वॉर्स से एक्सपेंड किया। ओल्ड प्रिविलेज को तो ख़त्म किया, बट उसने डेमोक्रेसी को भी एंड कर दिया। उसके रूल में पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड होने लगे। नेपोलियन के हारने के बाद यूरोपियन रूलर्स मिलते हैं कांग्रेस ऑफ वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इसको लीड किया जा रहा था क्लेमेंस वॉन मेटरनिश के द्वारा। वो चाहते थे ओल्ड मोनार्कीज को रिस्टोर करना और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को दबाना, पावर में बैलेंस मेंटेन करना। और यूरोपियन किंग्स ने रेवोल्यूशन को हिस्ट्री में से इरेज करने की कोशिश की, बट आइडियाज़ आसानी से इरेज नहीं होते। हालांकि जब यूरोपियन नेशन वॉर्स और रेवोल्यूशन से स्ट्रगल कर रहे थे, एक अलग देश था जिसकी अपनी अलग कहानी थी। इसीलिए हम इसको कहते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। दूसरे देशों की तरह ब्रिटेन सडन रेवोल्यूशन और वॉर से नहीं बना। 18वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटेन आइल्स अलग हो गए सेपरेट किंगडम्स में, जैसे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को यूनाइट किया और फॉर्म किया ग्रेट ब्रिटेन। बाद में 1801 में इस एक्ट में आयरलैंड को भी ऐड कर दिया गया, जिससे इन्होंने बनाया यूनाइटेड किंगडम। बाद में इसमें यूनिटी तो नहीं थी, क्योंकि जो इंग्लैंड डोमिनेट करता था, आयरिश कैथलिक्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, स्कॉटिश और आयरिश आइडेंटिटीज़ को सप्रेस किया गया। ब्रिटेन का निर्माण रेवोल्यूशन से नहीं बल्कि लॉ और डोमिनियन से हुआ था। पूरे यूरोप में लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे। मिडिल क्लास सिटीजन्स डिमांड करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी लोगों के एक मेजर डिमांड में से एक था। इन 1848 रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं फ्रैंकफर्ट में जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। वो प्रशिया के राजा को क्राउन ऑफर करते हैं, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन का सपना फेल हो जाता है, बट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता। इटली भी काफ़ी सारे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड था। यहाँ पर 4 लोगों को इटली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है। यूसेप मज़ीनी, जिन्होंने लोगों को आइडिया से इंस्पायर किया, कैमिलो डी केवर डिप्लोमेसी को जिन्होंने यूज़ किया, और गिउसेप गरिबाल्डी आर्म स्ट्रगल्स को लीड किया, और विक्टर इमैनुअल सेकंड यूनिफाइड इटली के वो पहले राजा बने। और इटली एक इंसान से यूनाइट नहीं हुआ, बल्कि विजन, स्ट्रैटेजी और सैक्रिफाइस से यूनाइट हुआ। बाय 1870 इटली बन जाता है एक कम्प्लीटली यूनिफाइड कंट्री। जर्मनी भी उस समय 39 स्टेट में डिवाइड था। जर्मनी की यूनिफिकेशन के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। वे मानते थे कि यूनिटी पीछे से नहीं बल्कि वॉर से आएगी, तो उन्होंने लड़ाई की डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस से। 1871 में पैलेस ऑफ वर्साइलेस हॉल्स ऑफ मिरर्स में, जो कि फ्रांस में है, तो जर्मन एम्पायर को घोषित किया जाता है। नेशन सिर्फ आइडिया से नहीं बनते, बट समटाइम्स विद ब्लड एंड आयरन। नेशनलिज्म सिर्फ वॉर से स्प्रेड नहीं हुआ, बल्कि पेंटिंग, फ्लैग्स और सिंबल से भी।
उन्हें स्प्रेड करने में बहुत रोल निभाया। और फ्रांस को रिप्रेजेंट किया जाता है मेरियंस और जर्मनी को जर्मेनिया से।